मिस्टेक्स टू अवॉइड इन वेल्थ क्रिएशन जर्नी। आगे बढ़ते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं ये वेबिनार में, क्या क्या कवर होगा देख लेते हैं। आपको ये वेबिनार में क्या मिलने वाला है, ये टॉपिक में क्या क्या कवर होने वाला है। मिसिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आप यूज क्यों नहीं कर पाते वो हम देखेंगे। वेल्थ क्रिएशन करना है आपको तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करना पड़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टिंग विदाउट गोल। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैंने मेरे करियर में मैं बहुत सारे वेबिनार कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को, अराउंड 1000 प्रोफेशनल के साथ मैंने मीटिंग की हुई है। जब मेरी मीटिंग में बात होती है तो पता चलता है कि वो लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो विदाउट गोल, गोल के बिना इन्वेस्ट करते हैं। उनको कहाँ जाना है वो पता नहीं है। तो वो देखने वाले तो ही आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। सपोज आपके पास कोई गोल या पर्पस आपके इन्वेस्टमेंट का, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद, नॉट प्रोटेक्टिंग योर फाइनेंशियल गोल और प्लान। आपने जो भी गोल आइडेंटिफाई किया है उसको आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। बहुत सारे लोगों ने जो वेल्थ क्रिएट करना होता है बट वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इक्विटी मार्केट को टाइम करना जानते हैं कि ये अभी लेवल और मार्केट गिरने वाला है या मार्केट बढ़ने वाला है, हमें अभी एंटर नहीं करना है, निकल जाना है। तो वो सारा कुछ हम ये टॉपिक में देखने वाले हैं कि आप वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हो विदाउट टाइमिंग द मार्केट। नॉट कंसिडरिंग रियल रिटर्न एंड टैक्सेशन। जो भी हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उस टाइम पर ऐसी जगह हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हमें पॉजिटिव रियल रिटर्न क्या है वो हम देखने वाले हैं, और टैक्सेशन का इम्पैक्ट कम से कम हो जिससे हमारी वेल्थ क्रिएट हो पाए, तो ये भी हम देखने वाले हैं। और उसके बाद, नॉट फॉलोइंग एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, तो वो भी हम देखेंगे। मिसमैनेज कैश फ्लो। आप जो भी कैश फ्लो, आपकी जो इनकम है, एक्सपेंस है, उसका मिसमैनेजमेंट होने की वजह से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये सारे 7 पॉइंट्स हम कंसीडर करने वाले। वेल्थ क्रिएशन आप कैसे कर सकते हो, आप कौन कौन सी मिस्टेक को, ये मिस्टेक आप अवॉइड करोगे तो मैं श्योर हूं कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो आगे बढ़ेंगे। अभी हम ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले ईगल मेंटालिटी, सपोज हम ईगल मेंटालिटी को फॉलो करेंगे तो हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप ध्यान से देखें। यही वीडियो से हम सीखेंगे कि वेल्थ क्रिएशन कैसे कर पाते हैं, और जो हम मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो देखेंगे। ये जो वीडियो है आइडियल मोटिवेशन से लिया हुआ है, आप एंजॉय करिए। ये वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है, इससे आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर पाओगे वो आपको पता चलेगा। और यही वीडियो के बेस पर हमारा पूरा सेशन हमने डिजाइन किया हुआ है। Don't be a parrot in life. A parrot talks way too much, but can't fly high. But an eagle is silent and has the willpower to touch the sky. Here's the 7 mentalities that we can learn from an eagle. Number 1, eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with sparrows, ravens, and other small birds, meaning stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagles fly with eagles. There's a saying that goes like this: people you hang around will eventually determine the person you become. Keep good company. Number 2, eagles have vision. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. Meaning, have a vision and remain focused in your life. No matter what the obstacles and challenges you may face, don't give up and you will succeed.
Number 3, eagles are fearless. An eagle will never surrender to the size or strength of its prey. It will always give a fight to win its prey or regain its territory, meaning no matter what the size or big your problems are, don't give up. Instead, face it. Successful people are fearless. They face problems head on. Number 4, eagles are tenacious. Eagles love storm. When clouds gather, the eagles get excited. The eagles use the storm wind to lift themselves higher. Once it finds the wind of the storm, the eagles use the raging storm to lift itself above the clouds. This gives the eagle the opportunity to glide and rest its wings. In the meantime, all the other birds hide in the branches and leaves of the tree, meaning achievers are not afraid of challenges. Rather, they relish in them and use them for profitability. Number 5, eagles never eat dead things. Eagles never eat dead meat. In other words, an eagle does not scavenge. It only eats the meat from the prey it kills itself. Meaning, do not rely on your past success. Keep looking for new frontiers to conquer. Leave your past where it belongs, in the past. Number 6, eagles prepare for training. They remove the feather in the soft grass in the nest so that the young ones get uncomfortable in preparation for flying. And eventually, they fly when it becomes too unbearable to stay in the nest. Meaning, leave your comfort zone. There is no growth there. Last but not least, number 7, eagles possess vitality. When the eagle grows old, his feathers become weak and cannot take him as fast and as high as it should. This makes him weak and could make him die, so he retires to a place far away in the mountains. And while there, he plucks out the weak feathers in his body and breaks his beak and his claws against the rocks until he is completely bare. A very bloody and painful process. Then he stays in his hiding place until he has grown new feathers, new beaks and claws, and then comes out flying higher than ever before. Meaning, we occasionally need to shed off old habits, no matter how difficult. Things that burden us or add no value to our lives should be let go of. तो आपने देखा कि ईगल कैसे अपनी लाइफ बिताता है, तो वैसे ही सपोज हमें वेल्थ क्रिएट करना है, तो कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है, वो देखने वाले ईगल के जो 7 मेंटालिटी हमने देखी है उस पे से ही। तो देखते हैं हम वेल्थ क्रिएट कैसे कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मिस्टेक 1, मिसिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मिस करते हैं, उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते, इसकी वजह से हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या कवर होगा इसमें? वेल्थ क्रिएशन की फॉर्मूला। वेल्थ क्रिएशन की फॉर्मूला कैसी है कि आपका जो भी अमाउंट आपको वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएशन इज इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू 1 प्लस जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, वो रेज टू एन कितने साल आप इन्वेस्टेड रहोगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ठीक है, हम लोग सब लोग 95% लोग किस पर फोकस करते? रिटर्न पर। जो हमें रिटर्न पर फोकस नहीं करना है दोस्तों, हमें टाइम पर फोकस करना है। आप जितना आपके इन्वेस्टमेंट को टाइम दोगे उतना आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो हम देखेंगे अच्छे से चार्ट से हम वेल्थ क्रिएट कैसे कर पाते हैं। सपोज आपने एक जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है 10 लाख रुपीस
1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो 10 साल के 20 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अराउंड 8000 रुपीज। उसमें प्रिंसिपल 10,000 है। सपोज आप विदाउट कंपाउंडिंग आप 20 साल तक रुकोगे तो आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹2000। बट आप 20 साल रुकोगे, कंपाउंडिंग का जो 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड है उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपको फायदा होगा 40,000 रुपए का, जिससे यानी कहाँ 2,000 रुपए और कहाँ 4,000 रुपए, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4,000 रुपए मिल रहा है। यानी आप 20 साल तक रुकोगे तो एडिशनल आपको 4,000 रुपए मिलने वाला है। सपोज 14 साल के बाद मैं इन्वेस्टमेंट निकल जाता हूँ इन्वेस्टमेंट में से, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एंड ऑफ द 14 ईयर्स क्या रहेगा, 4,000 रुपीज अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000। बट सपोज मैं और 6 साल रुक जाता हूं तो मुझे डबल अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों हमारा जो भी वेल्थ क्रिएट होता है ना, लास्ट 20% टाइम में क्रिएट होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना जलवा दिखाता है। तो वही इसीलिए बोलते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना है, जिससे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो आगे बढ़ेंगे। अबे आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पर 1,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एक है लड़का, सपोज आपका लड़का या मेरा लड़का बॉर्न हुआ है, ठीक है, और मैं डिसाइड करता हूं कि उसके लिए मुझे वेल्थ क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही उसका बॉर्न होता है मैं 1,000 रुपीज एवरी मंथ 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं, और उसको मैं 60 ईयर्स तक, कैसे 60 ईयर्स तक वो इन्वेस्टेड रहता है। तो वो कितनी वेल्थ क्रिएट करेगा, जहां पर उसको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखते क्या उसको फायदा होगा। सपोज वो 0 से 30 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करता है 1,000 रुपीज पर मंथ। 30 साल के लिए वो इन्वेस्ट करता है, फिर 30 साल रुक जाता है। तो एट द एज ऑफ 60 ईयर्स कितना उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा, 9.23 करोड़। कितना दोस्तों, 9.23 करोड़। अभी सपोज 10 साल आप बोलते हो कि 0 की उसका बर्थ हुआ है, उसके बाद मैं नहीं करता हूं, 10 साल के बाद स्टार्ट करता हूं और नेक्स्ट 20 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करता हूं 1,000 रुपीज पर मंथ। 30 साल की बाद वो इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है। 30 साल में वो इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दे रहा हूं, तो 20 ईयर्स जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.75 करोड़। और सपोज कोई ऐसा सोचता है कि नहीं भाई, 20 साल के बाद जब उसका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा, वो जॉब पर लगेगा, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट चालू करेगा, 30 साल की एज तक इन्वेस्टेड रहेगा, और वो इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ है उसको 30 साल तक वहां पर रहने देगा, ग्रो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करेगा वो। तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रहेगा एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, 0.67 करोड़। यानी दोस्तों ये एग्जाम्पल से आप क्या देख रहे हो, 12% ही इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट सेम ही है, बट जिसने ज्यादा टाइम दिया अपने इन्वेस्टमेंट को उतना उसका क्या है, कॉर्पस ज्यादा बना। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग टाइम आपको देना पड़ेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करना पड़ेगा, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। वॉरेन बफेट साहब, उन्होंने भी 85 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ उनकी हुई है। ये ओल्ड फिगर है, बट एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जब वो 15 साल के थे उन्होंने स्टार्ट किया था, $6,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया था। आप देखोगे एट द एज ऑफ 66 जो $6,000 इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू हो गई $17 बिलियन। बट दोस्तों जो मैंने बताया लास्ट 20% ऑफ टाइम में आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा, वही इम्पैक्ट उनकी लाइफ में भी आया है एट द 66 और 88। 22 साल में उनकी
नेटवर्थ 5 गुना हो गई, यानी 20 साल में एडिशनल 5 गुना उनका अमाउंट हो गया। यानी आपको वेल्दी बनना है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करना पड़ेगा, जो वॉरेन बफेट साहब ने उनकी लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज किया है। आपको वेल्दी बनना है तो आपको भी वो करना पड़ेगा। सो अचीव फर्स्ट मेंटालिटी ऑफ ईगल, फ्लाई अलोन एट द हाई एल्टीट्यूड। सपोज आपको वेल्दी बनना है तो आपको वेल्दी पीपल को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी जो मेंटालिटी है उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफेट साहब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करते हैं, तो हमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करना पड़ेगा, तो ही हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ये फर्स्ट मेंटालिटी ईगल का हमने कोरिलेशन किया वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज करना ही पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक टू, इन्वेस्टिंग विदाउट फाइनेंशियल गोल। हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट फाइनेंशियल गोल, मैंने बहुत सारे मोर देन 10,000 1,000 वर्किंग प्रोफेशनल और दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्शन किया हुआ है, और मुझे पता चला है कि सबका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट गोल, उनको कहाँ जाना है, कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है पर्टिकुलर गोल के लिए, वो उनको पता ही नहीं होता है। वो प्रैक्टिस वो उनको इनकलकेट करते हैं कि हमें इस तरह से वेल्थ क्रिएट करेंगे तो हमारा जो भी लाइफ का पर्पस है, हमारे ड्रीम्स है, गोल्स है, वो हम फुलफिल कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे कर हो सकता है वो। इन्वेस्टिंग विदाउट गोल इज एज गुड एज ट्रैवलिंग विदाउट डेस्टिनेशन। आपको कहीं पर घूमने जाना है तो आप लोग क्या करते हो, 15 दिन पहले बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करोगे, मैं कहाँ से जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, एरोप्लेन में जाऊंगा, बस में जाऊंगा, वो सारे चीज का आप एक्सप्लोरेशन करते हो, और उसके बाद डेस्टिनेशन का सिलेक्शन करते हो, इसमें ये देखेंगे ये देखेंगे। यानी आपको जब घूमने जाना होता है तो इतना सारा आप एनालिसिस करते हो, कौन सा सूटेबल व्हीकल रहेगा उसका सिलेक्शन करते हो। तो मेरे दोस्तों, आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट गोल्स है, आपकी ड्रीम्स है, उसके लिए आप इतना सोचते नहीं हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कौन से व्हीकल का मुझे जरूरत रहेगा जिससे मैं मेरी ड्रीम्स गोल्स को अचीव कर पाऊंगा, वो हम देखते ही नहीं है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे यहाँ ये एक मिसिंग चीज है, तो ये हमें सीखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस, सेविंग प्लान है, पीपीए, फिक्स डिपॉजिट, वो सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। व्हीकल्स है, जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, एरोप्लेन है, वो सारे व्हीकल्स है। वैसे ये सब भी फाइनेंशियल व्हीकल्स है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन हमारे गोल्स ड्रीम्स है, तो हमें हमारे गोल्स और ड्रीम पर फोकस करना पड़ेगा, न ही हमारे व्हीकल को। तो सपोज आपको आपके फाइनेंशियल आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करना है, तो कैसे कर पाओगे। सपोज आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, तो क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको रोड मैप दिखाएगा, आपके गोल्स आप कैसे अचीव कर सकते हो, आपको क्लैरिटी देगा, आपको डिसिप्लिन बनाएगा, पेशेंस का आपको रखने को बोलेगा, और फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से आपको पीसफुलनेस भी मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसा किया हुआ है, आपको पता है कि मुझे कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर टाइम के बाद, उस हिसाब से आपका व्हीकल का सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने जो बताया फाइनेंशियल प्लानिंग से गोल डिस्कवर होगा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या फायदा होगा वो भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी प्रोसेस है जिससे वो इंश्योर करता है कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे पर्टिकुलर टाइम पर मिले। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया और मेरे लड़के के एजुकेशन के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। उसकी एज जब 18 ईयर्स होती है, उसके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे 18 जब वो 18 साल का होता है उस टाइम पर 50 लाख चाहिए। बट मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को यूज नहीं किया हुआ है, और मैंने कोई मेरे अगल बगल में मेरे फ्रेंड सर्कल ने या मेरे रिलेटिव ने बताया कि ये प्रोडक्ट मैंने लिया है, मुझे इतने साल के बाद इतने पैसे मिलने वाला है।
बट मैंने सही से उसको एनालिसिस नहीं किया, सही से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया, फाइनेंशियल एडवाइजर या कोच से मैंने डिस्कशन नहीं किया हुआ है और मैं प्लान करता हूँ। तो क्या होता है, मुझे मेरा बच्चा जब 18 साल का होता है 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, बट मुझे कब पैसे मिल रहे हैं, 20 साल के बाद 60 लाख रुपए मिल रहे हैं। दोस्तों 2 साल के बाद 10 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, बट मुझे पैसों की कब रिक्वायरमेंट थी, मेरा बच्चा जब 18 साल का होता है 50 लाख की रिक्वायरमेंट थी। मुझे जब पैसों की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पर मुझे पैसे नहीं मिले, तो वो पैसे मेरी लाइफ के मेरे लिए काम के नहीं आए, मेरे काम नहीं आए, तो मैं वो पैसों का कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे 60 लाख मिलेंगे वो पैसों की वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे जब रिक्वायरमेंट थी तब मुझे पैसे नहीं मिले, वो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे लिए, मेरे गोल या ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाया। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जब पैसों की रिक्वायरमेंट है तब मुझे पैसे मिलने चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा, पर्टिकुलर आप फाइनेंशियल प्लानिंग को एडॉप्ट करोगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा, पर्टिकुलर सही इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करोगे तो ही वो हो पाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है वो जानने के लिए एक अच्छा सा वीडियो है, आप देखोगे तो आपको और पता चलेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या बेनिफिट है। तो जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके क्या बेनिफिट है वो आपको पता चला। फाइनेंशियल प्लानिंग, सपोज आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है तो पैसों का पावर दिखाएगा, आप अच्छे से आपकी लाइफ जी सकते हो वो भी आपको बता सकता है। और सपोज आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसका सही से कैसे इस्तेमाल करें जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके ड्रीम्स और डिजायर अचीव कर पाओ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम सेविंग इन्वेस्टमेंट वो नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आपकी लाइफ कैसे अच्छे से जी पाओगे वो एक रास्ता रोड मैप दिखाता है। तो हम लोग भी फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे जितने भी लोग हमसे चाहते हैं कि हम उनको हेल्प करें फाइनेंशियल प्लानिंग में जिससे वो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर फुलफिल कर पाए, तो उन लोगों को हम हेल्प करते हैं। अभी हम लोग जो भी करते हैं, हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए जो हमसे सीखते हैं और उनको वो चाहते हैं कि हम लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए, हमारे ड्रीम्स और डिजायर अचीव कर पाए, तो उनके लिए हम गोल ट्रैकिंग शीट भी बनाते हैं जिसमें उनको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ पहुंचे और कितना उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कब वो गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये सैंपल है, वो कैसे हम करते हैं वो दिखाया है आपको। अभी आप जो भी इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल करते हो तो उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं वो भी हम देखते हैं। ये एक अच्छा सा वीडियो है। तो
ये वीडियो हमारे कोच मिस्टर धर्मेंद्र सतपथे ने बनाया था। हेड्स ऑफ टू यू सर। जो हमें भी अच्छा लगता है ये वीडियो, और जो ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी पता चलेगा कि विदाउट डेस्टिनेशन, विदाउट पर्पस आप इन्वेस्ट करोगे तो आप कुछ नहीं पा पाओगे। ये कुत्ता भी, डॉग भी, उसको भी कुछ चाहिए, तो वो भी फोकस कर रहा है कि मुझे यहाँ से ही खाना मिलने वाला है। तो हमें भी हमारे ड्रीम्स, डिजायर अचीव करने हैं तो पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल बनाना पड़ेगा, मुझे कहाँ जाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। वही करता है ईगल मेंटालिटी के वीडियो में हमने देखा। ईगल क्या है? ईगल विजनरी है, विजनरी है। जो आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि आप वीडियो अच्छे से देखना। तो विजन, हैव अ विजन, हैव अ गोल, पर्पस इन योर माइंड, और उसको अचीव करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लोगे तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, आपके फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मिस्टेक 3 कौन सी? थर्ड मिस्टेक कौन सी है? नॉट प्रोटेक्टिंग योर फाइनेंशियल प्लान। कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने जो भी फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू डिस्कवर किए, वो गोल्स को वो प्रोटेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। जो भी अर्निंग मेंबर है वो ही अपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको अच्छा सा खाना दे पाए, उनको सही हॉलीडे पे ले जाए, बच्चों का स्टडी के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, उनकी फैमिली कार के लिए, अच्छे हॉलीडे के लिए, सब कुछ जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिजायर है, वो सभी के लिए पर्टिकुलर जो अर्निंग मेंबर है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं मेरे फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप आपके फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी ड्रीम्स, उनकी खुशियों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। तो सपोज क्या होता है, सपोज आपकी इनकम 20% कम हो जाएगी, जैसे कोविड के सिनारियो में कई लोगों की जॉब भी चली गई थी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप बाहर घूमने नहीं जाओगे, ठीक है? फैमिली कार की ईएमआई है तो कार यूज नहीं करोगे, कार को बेच सकते हो। बट बाकी जो बच्चों का एजुकेशन, आपका खाना, शॉपिंग वॉपिंग, मेडिकल एक्सपेंस, वो तो आपको कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपके पास कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे आपकी फैमिली का जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल हो सके। यानी 80% इनकम कम हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, उससे थोड़ा बहुत इनकम आएगा, बट वो सारे रिक्वायरमेंट आपके फैमिली की जो भी एक्सपेंस है उसको कैटर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास प्रोटेक्शन होना चाहिए, हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में भी सब लोग के पास, वो लोग जब मैच कर खेलते हैं, प्लान ए प्लान बी बनाकर रखते हैं, एक प्लान फेल हो गया तो दूसरे प्लान को इम्प्लीमेंट करते। वैसे हमें भी हमारी लाइफ में प्लान बी हमारे पास भी होना चाहिए, जिससे हमारे गोल्स को हम प्रोटेक्शन दे पाए। आगे बढ़ेंगे। अभी जो भी देखा कोविड के सिचुएशन में, आपके अगल बगल में भी आपने देखा होगा कई लोगों का हार्ट अटैक से अर्ली एज में डेथ हो जाती है, या फिर कोविड के केस में भी आप लोगों के जो भी फैमिली मेंबर है, कई लोगों का 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख का खर्चा आया था। मैंने एक पर्सन के साथ मेरी भी मीटिंग हुई थी, एजुकेशन प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद उसका कॉल आया था, उसने थोड़ा बहुत कुछ सजेशन मांगा था। तो मैंने बताया था कि भाई आपके अभी के सिनारियो के हिसाब से आपके पास, आपकी जो, मैंने लाइफ को अंडरस्टैंड किया हुआ है, आपकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया हुआ है, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप पहले तो 10 लाख का लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। उन्होंने बोला कि मैं लेने वाला हूँ। अभी वो क्या बोलते हैं, वो एक टीचर थे, एक अच्छी सी कॉलेज में टीचर थे, वहां पर उनको उनकी कॉलेज की ओर से मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा था। बट मैंने उनको बोला कि आप ऐसा मत करो, वो तो चल नहीं दो, अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास रखो, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उसका यूज कर सकते हो। 2.5 महीने के बाद उनका कॉल आया कि वीरल भाई आप कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिससे, मैंने एक लोन लिया हुआ है 20% का, वो कम होके मैं 10-12% की लोन पर मैं आ जाऊं।
मैंने बोला क्यों आपने ऐसा किया हुआ? बताया कि भाई मुझे कोविड हुआ था, उस टाइम पर मेरे पास जो हेल्थ इंश्योरेंस था कॉलेज से मिला हुआ था, वो मुझे मिला नहीं क्योंकि रियम्बर्समेंट में मुझे जाना पड़ा। मेरी कॉलेज ने बताया आपका जो भी खर्चा हुआ है वो मिलेगा, बट 8-10 महीने के बाद मिलेगा। उनके पास ऐसा कुछ प्लान नहीं था, प्लान बी नहीं था, उसकी वजह से उनको मार्केट में से पैसा उठाना पड़ा 5-6 लाख रुपए, और वो 20% के इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने उठाया। दोस्तों हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मेडिकल इन्फ्लेशन है 12 से 14% है इंडिया में, और कई का आपने देखा होगा, कई फिल्म स्टार को उनको भी कैंसर हुआ था, आपके अगल बगल में भी देखा होगा। तो कैंसर जैसी जब बीमारी आती है, हार्ट अटैक आता है या हार्ट रिप्लेसमेंट, वाल्व रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, उस टाइम पर 8 से 10 लाख 15 लाख जैसी आपकी बीमारी, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, और आपके पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपने जो भी इकट्ठा किया हुआ है, सेविंग किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा, और आपको लोन भी लेनी पड़ेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस भी आपके पास होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा इंडिया में, आपको कब मुझे आप सबका एग्जांपल दे देता हूँ। सबको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होगी, बट आपको आपकी डेट ऑफ डेथ पता नहीं होगी। और अपनी जो लाइफ है ना, लाइफ इज लॉन्ग, ई इज इवेंटफुल, और उसमें इफ है, इफ्स एंड बट्स। इवेंटफुल है, कभी क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। कोविड ने बता दिया कि हमारी लाइफ अनसर्टन है, उसके पहले भी हमने देखा होगा, बट कोविड ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि कब क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। 25 साल का भी डेथ हो गया है, कई लोगों की अर्ली डेथ होती है ड्यू टू हार्ट अटैक। आपके बॉलीवुड के भी बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, 40 की एज में, 35 की एज में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो ऐसा कुछ ना हो हमारे फैमिली के साथ, और हम ब्रेड अर्निंग मेंबर है, हम हमारे फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे पास प्लान होना चाहिए। और लाइफ को कवर करने के लिए, वो भी अनसर्टन इवेंट है, उसको कवर करने के लिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्यों प्लान बी होना चाहिए, क्यों प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक अच्छा सा वीडियो है, वो देखेंगे हम। अच्छा भाभी जी, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बताना। जरूरत कैसे होगा? सब कुछ तो बाकी है। बच्चों की पढ़ाई, शादी, मेरी पूरी जिंदगी। क्यों विश्वास ने इंश्योरेंस नहीं लिया था क्या? लिया था ना, 5 लाख का। बस इतना तो? मेरे सामने इंश्योरेंस एडवाइजर ने सारे कैलकुलेशन करके बताया था कि कम से कम 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है। पर इन्होंने सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस लिया। और जब मैंने इनसे पूछा कि इंश्योरेंस एडवाइजर ने तो 2 करोड़ के इंश्योरेंस की जरूरत बताई थी, फिर तो आपने 5 लाख का क्यों लिया? तो ये बोले उनका क्या है, वो तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। पर आज मेरी समझ में आया, वो इंश्योरेंस एडवाइजर अपने टारगेट पूरा करने के लिए नहीं बोल रहा था, वो तो बोल रहा था ताकि हमारे टारगेट अधूरे ना रह जाए। तो आपके फैमिली के टारगेट, आपके ड्रीम्स, डिजायर अधूरे न रह जाए, इसके लिए आपके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए। थर्ड मेंटालिटी जो थी अब हम चलते हैं। हमारी ईगल की, वो कैसे हेल्प करेगी? ईगल अच्छा का भाभी जी, मेंटालिटी है अब हम फियरलेस, चलते बाय हैं। प्रोटेक्टिंग योर गोल्स अपना ख्याल विद रखना, इंश्योरेंस किसी फॉर भी चीज़ की क्रिएटिंग ज़रूरत वेल्थ। हो बताना। तो
आपको भी फियरलेस जरूरत बनना है। फियरलेस कैसे बनोगे? जब आपके पास एडिक्वेट इंश्योरेंस होगा, कैसे होगा? इंश्योरेंस होगा, तो ही आप आपके गोल्स सब को कुछ तो बाकी है। प्रोटेक्ट कर पाओगे और वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मिस्टेक फोर्थ मिस्टेक कौन सी है? आप कौन सी फोर्थ मिस्टेक करते हो तो वो भी देख लेते हैं। ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मार्केट को टाइम करते हैं। अभी मैं निकल जाऊं, प्रॉफिट बुक कर लूं, और फिर जब मार्केट जब डाउन होगा उस टाइम पर मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसको हम ईगल के साथ को रिलेट करेंगे। नीड टू बी रैशनल, नॉट अ स्मार्ट इन्वेस्टर। हमें रैशनल बनना पड़ेगा, हमें स्मार्टनेस नहीं यूज करनी है, हमें सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करेंगे, तो हम हमारे गोल को श्योरली अचीव कर पाएंगे। अभी उसके लिए मैं आपको डेटा दिखाऊंगा जो आपका कन्विक्शन बढ़ाएगा। तो क्या है वो देखते हैं। मिस बेस्ट डेज, ये जो डेटा है पुराना डेटा है बट रिलेवेंट है, 1 साल पुराना डेटा है। डेली रिटर्न्स फ्रॉम जनवरी 1 जनवरी 1990 टू मार्च 31 मार्च 2020। जिन लोगों ने बेस्ट 40 डेज को मिस कर दिया है उन्होंने कितना रिटर्न बनाया है सेंसेक्स से? ओनली 2.56%। और जो लोग ऑल डेज इन्वेस्टेड रहे तो उनको कितना रिटर्न मिला है? 12.73। ये रिटर्न पर फोकस नहीं करना है, बट हमारा जो मैंने पर्पस था, हमें रैशनल इन्वेस्टर बनना है, स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बनना है। रैशनल बनेंगे तो हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मुझे इतने साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे मार्केट को टाइम नहीं करना है। अभी दूसरा भी डेटा मैं दिखाऊंगा आपको। ये HDFC म्यूचुअल फंड की बुक से लिया है। बिहेवियर बायस को बोलते हैं, बिहेवियर बायस। हम लोग जो स्मार्टनेस यूज करना चाहते हैं ना, हम हमारे बिहेवियर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना है तो आपके पास एक फाइनेंशियल कोच होना चाहिए जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा और आपको बताएगा कि भाई हमारे गोल का अभी टाइम बाकी है तो हमें इन्वेस्टेड रहना है। वैसा ही ये इंडियन एग्जांपल मैंने दिखाया, अभी हम दूसरा वर्ल्ड का भी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। वर्ल्ड का एग्जांपल ये है S&P 500। यूएस से क्या इंडेक्स है, जैसे हमारा सेंसेक्स 30 का है, सेंसेक्स 30 कंपनी का है, वैसे यूएस की 500 टॉप 500 कंपनीज का ये इंडेक्स बना हुआ है। तो उसमें भी जनवरी 1980 से 31 मार्च 2020 सेम पीरियड, 10 साल ज्यादा है, 30 साल का डेटा, उसमें भी वही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जिसी ने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और वो ऑल डे इन्वेस्टेड रहा था, तो उसका $10,000 का वैल्यू क्या हो गया था? $6.97 लाख। और जिन लोगों ने 50 डेज, बेस्ट 50 डेज को मिस किया था, उन्होंने कितना बनाया पैसा? $48,000। कितना? यानी मिस ग्रोथ को उन्होंने मिस किया हुआ है, क्योंकि वो लोग स्मार्ट बनना चाह रहे थे, रैशनल नहीं थे, वो गोल को फॉलो नहीं कर रहे। ये दोनों सी चीज बताए, वर्ल्ड में भी ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट, हमारा टाइम होराइजन है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल व्हीकल का सिलेक्ट करना है और इन्वेस्टेड रहना है ऑल डेज, जिससे हमारी वेल्थ क्रिएट होगी। ये है फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट से ये डेटा लिया हुआ है। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? सपोज मुझे टाइमिंग नहीं करना है और इन्वेस्टेड रहना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे डायनेमिक एसेट एलोकेशन को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो हम भी जो भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, हमें एजुकेट करते हैं लोगों को और उनको बोलते हैं कि भाई हमें एसेट एलोकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन फॉलो करने से क्या फायदा होगा वो भी बता देता हूँ। एक स्टडी हुआ है वर्ल्ड में, उससे क्या फायदा होगा? आप लोअर मार्केट में एंटर करोगे, ठीक है, और जब भी मार्केट फॉल होगा उस टाइम पर आपका इक्विटी का एक्सपोजर कम होगा, उसकी वजह से आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें गिरावट कम आएगी। तो ये एक स्ट्रेटजी हमने बनाई है। दिसंबर 2013 से अप्रैल 2021 तक का ये डेटा है जो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर को भी उसका यूज कर रहे हैं। ये जो डेटा है 31 मई 2021 का।
तो आप देखोगे पूरा साइकिल दिसंबर 13 से मई 31 तक जिन्होंने ये एसेट एलोकेशन का फॉलो किया होगा तो उनको क्या फायदा हुआ है। एवरेज 2013 से 21 तक निफ्टी 500 टीआर, जिसमें किसी ने ये क्या किया हुआ है, एसेट एलोकेशन फॉलो नहीं किया, उसका रिटर्न बना है 2.202%, और जिन्होंने एसेट एलोकेशन को फॉलो किया है उनका रिटर्न बना है 186%। ये आपका 8 साल का रिटर्न है एब्सोल्यूट टर्म्स में। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब मार्केट गिरा था तब सपोज आपने इक्विटी का एसेट एलोकेशन को फॉलो नहीं किया है तो उस टाइम पर निफ्टी 500 जो 15-16 में मार्केट फॉल हुआ था उस टाइम पर आपका फॉल कितना हुआ था 20%, और जिन्होंने एसेट एलोकेशन फॉलो किया था उसका पोर्टफोलियो कितना कम हुआ था, ओनली 2%। वैसे 2020 में कोरोना के काल में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पर निफ्टी 500 का कितना नेगेटिव रिटर्न बना था 37.84%। और एसेट एलोकेशन जो आपने फॉलो किया होता, डायनेमिकली जो मैनेज करते हैं वो फॉलो किया होता, तो आपका जो भी गिरावट आया था वो 19% आया था। तो क्या बताता है, हमें एसेट एलोकेशन को फॉलो करना चाहिए। तो सपोज हम एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं तो ईगल की कौन सी मेंटालिटी को हम यूज करते हैं, ईगल्स आर टेनेशियस। तो जब भी स्टॉर्म आता है तो वो ऊपर आकाश में ऊपर चला जाता है और वहां पर अच्छे से ग्लाइड होता है, जहां पर उसको क्या बहुत एनर्जी नहीं लगती है और स्टॉर्म से भी बच जाता है। तो वही हम एसेट एलोकेशन को फॉलो करेंगे तो जब मार्केट में गिरावट आती है उस टाइम पर हमारा पोर्टफोलियो कम गिरेगा। तो हमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन को फॉलो करेंगे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसमें उतार चढ़ाव कम आएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी होगी। इसीलिए हमें मार्केट को टाइम नहीं करना है बट एसेट एलोकेशन को फॉलो करना है। अभी आगे बढ़ेंगे। मिस्टेक 5, कौन सी 5th मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम लोग मिस्टेक करते हैं नॉट कंसिडरिंग रियल रिटर्न। रियल रिटर्न को हम कंसिडर नहीं करते, ओनली रिटर्न पर फोकस करते, टैक्सेशन पर भी हम फोकस नहीं करते। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। रियल रिटर्न सिंपल टर्म में आपको समझ में आए इसीलिए थोड़ा मैंने डेफिनेशन में चेंज किया हुआ है। रियल रिटर्न इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है वो उसमें से आपका जो भी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है उसको डिडक्ट करोगे तो आपको रियल रिटर्न मिलेगा। ये सिंपल टर्म में आपको मैं समझा रहा हूं। तो समझते हैं केस स्टडी के थ्रू। सपोज कोई ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए, इंटरेस्ट रेट 6% मिल रहा है, जैसे अभी एफडी में 6%, 5.5-6% मिल रहा है, वही हमने एग्जांपल लिया हुआ है। इन्फ्लेशन 5% है, ठीक है, टाइम पीरियड 5 इयर्स है। तो सपोज कोई इन्फ्लेशन और टैक्सेशन को कंसीडर नहीं करता है तो वो वेल्थ क्रिएट कर पाएगा कि नहीं वो देखते हैं। रियल रिटर्न का एग्जांपल, सपोज कुछ भी हम कंसीडर नहीं करते तो 5 साल के बाद 10 लाख की जो अमाउंट है वो कितनी बनेगी 13.38 लाख, ठीक है। अभी मैं इन्फ्लेशन 10 लाख का इन्फ्लेशन कंसीडर करता हूँ 5% के हिसाब से, तो इन्फ्लेटेड कॉस्ट क्या आएगी 12.76 लाख। तो रियल रिटर्न क्या बनेगा मेरा, इन्वेस्टमेंट रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन मैच्योरिटी अमाउंट माइनस इन्फ्लेशन कॉस्ट, तो रियल रिटर्न मुझे मिलेगा। मैंने वेल्थ क्रिएट की 62,000 की मोटा मोटी। अभी सपोज मैं उसमें टैक्सेशन को भी इंक्लूड करता हूं तो सपोज मैं 20% के टैक्स ब्रैकेट में आता हूं तो मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी आफ्टर कंसिडरिंग 20% टैक्स, तो मेरा जो भी अमाउंट बनेगा 12,70,000। अभी इन्फ्लेटेड कॉस्ट क्या है 12,76,000, तो मुझे कितना रियल रिटर्न मिला -5,700। 30% के टैक्स ब्रैकेट में जाएंगे तो वो तो 40,000 का मुझे लॉस हो रहा है। तो हमें देखना है दोस्तों, अभी इंडिया में अभी प्रेजेंट कंडीशन में बहुत सारा कुछ पैसा जो हायर टैक्स ब्रैकेट में लोग आते वो लोगों ने भी एफडी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो उनके लिए क्वेश्चन है कि भाई हमें देखना है कि भाई मुझे रियल रिटर्न मिल रहा है पॉजिटिव के नहीं। सपोज मुझे पॉजिटिव रियल रिटर्न नहीं मिल रहा है तो मुझे सोचना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा। यानी हमारे जो भी गोल हो
वो गोल को अचीव करने के लिए जो भी व्हीकल का सिलेक्शन होगा, वो व्हीकल का सिलेक्शन करते समय हमें ये दो चीज फैक्टर करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन और टैक्सेशन। हम दोनों को कंसीडर करेंगे तो हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। यानी हमें इन्फ्लेशन और टैक्सेशन को कंसीडर करना पड़ेगा जब हमें वेल्थ क्रिएट करनी है और मुझे गोल अचीव करना है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी ये एक अच्छा सा डेटा है लास्ट 100 ईयर का, और उसमें सोने पे सुहागा क्या है, वेरियस कंट्रीज का, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सभी का डेटा है। तो आप देखोगे इक्विटीज का, मैं दो ही एसेट क्लास की बात करूंगा, इक्विटी और डेट, इक्विटी और बॉन्ड, बॉन्ड यानी एफडी, डेट बोल सकते हो आप, और इक्विटी या शेयर मार्केट बोल सकते हो। रियल एस्टेट का मैंने कंसीडर नहीं किया हुआ है और गोल्ड का कंसीडर नहीं किया हुआ है। ये डेटा जो पब्लिश हुआ है एक बुक में, उसका डेटा लिया हुआ है। तो आप देखोगे इक्विटी ने ऑन एन एवरेज 4 to 6% ज्यादा रियल रिटर्न दिया हुआ है। यानी आपने इन्फ्लेशन भी कंसीडर कर लिया, टैक्सेशन भी कंसीडर हो गया, टैक्सेशन का 0.5% भी निकाल लूं तो भी पॉजिटिव आपको 4% ऑन एन एवरेज मिला है। और आप बॉन्ड की बात करोगे तो आप देखोगे कई कंट्रीज में, इटली में, जर्मनी में, जापान में माइनस है, यानी उन लोगों ने पैसे घुमाए हैं बॉन्ड में, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो उसमें भी बॉन्ड में ऑन एन एवरेज 1 to 2% मिला हुआ है। तो हमें कहा, सपोज मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है और जल्दी वेल्दी बनना है, जल्दी मुझे लॉन्ग टर्म के मेरे जो गोल है, रिटायरमेंट वैसे गोल, वो मुझे अचीव करने हैं, तो मुझे इक्विटी का एक्सपोजर लेना ही पड़ेगा। अपनी लाइफ में, लाइफ के कोई भी स्टेज हो, थोड़ा बहुत इक्विटी का एक्सपोजर आपको लेना ही पड़ेगा, जिससे आप आपकी पैसों को प्रोटेक्ट कर पाओगे, परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये दिखा रहा है वेरियस कंट्रीज का डेटा। अभी ये बोलोगे कि विरल भाई आपने तो दूसरी कंट्री का दिखा दिया, इंडिया में क्या सिचुएशन है? तो दोस्तों इंडिया में भी सेम ही सिचुएशन है। मैं सभी एसेट क्लास का मैं आपको दिखाऊंगा डेटा। इन्फ्लेशन इंडिया में 1981 से मार्च 2020 वहां तक का इन्फ्लेशन 5.7 है। गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका रियल रिटर्न 2.3% है, सिल्वर में 1.6, बैंक एफडी में, बैंक डिपॉजिट में 2.5, कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो कंपनीज की डिपॉजिट होती है, एफडी होती है, उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है क्योंकि वहां पर थोड़ा आपको रिस्क ज्यादा रहता है, वहां पर 3.4% रियल रिटर्न मिला है। और सेंसेक्स की बात, जो 30 कंपनीज का बना हुआ है, टॉप 30 कंपनीज का, उसने रियल रिटर्न दिया हुआ 7.9। तो आप देखोगे दोस्तों, मैंने जो बताया कई कंट्रीज में, यूएसए में 6.7, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 7.5, वैसा ही हमारा भी वैसा ही सिचुएशन है, 7.9% मिला हुआ है। तो आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा डेटा भी आपको दिखा रहा है, ग्रोथ ऑफ 1000 इन डिफरेंट एसेट क्लास, इन्फ्लेशन 1000 का 9000 हो गया, और इक्विटी ने कितना बनाया 1.68 लाख, आपसे गोल्ड ने कितना बनाया 21,000, एफडी ने कितना बनाया 22,000। तो आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इक्विटी में एक्सपोजर लेना पड़ेगा। सभी कंट्रीज का डेटा यही बता रहा है। सो हम पांचवी जो ईगल की मेंटालिटी क्या थी, नेवर ईट डेड थिंग। ईगल कोई भी डेड थिंग को नहीं खाता है। तो हमें भी क्या फोकस करना है, हमें फोकस पास्ट सक्सेस को नहीं करना है, पास्ट रिटर्न को नहीं करना है। हमें क्या फोकस में रखना है, रियल रिटर्न को फोकस में रखना है, जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर पाए। पास में हमारे इक्विटी से कुछ बैड एक्सपीरियंस हो तो वो ब्लॉकेजेस हमें नहीं रखने हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रियल रिटर्न पॉजिटिव ही मिलता है इक्विटी में। तो सपोज मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है तो रियल रिटर्न मुझे पॉजिटिव जहां मिल रहा है, कोई भी एसेट क्लास, जो भी एसेट क्लास हो, सपोज आपके पास टाइम हो और आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो डिफरेंट व्हीकल्स भी है जो मैंने आपको दिखाया, बॉन्ड भी है, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो एफडी भी है, वो भी है, बट आपको रियल रिटर्न कम मिलेगा। आपको जल्दी वेल्थ क्रिएट करनी है तो थोड़ा बहुत इक्विटी का एक्सपोजर लेना पड़ेगा। तो आगे बढ़ेंगे। मिस्टेक 6 मिस्टेक कौन सी करते हैं, नॉट फॉलोइंग एसेट एलोकेशन। हम लोग एसेट एलोकेशन का फॉलो नहीं करते। एक पर्टिकुलर एसेट के क्लास के साथ हमारे पास
हम उसके लव में गिर जाते हैं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं पर्टिकुलर एसेट क्लास। कई लोग एफडी से बहुत प्यार करते हैं, कई लोग रियल एस्टेट से बहुत प्यार करते हैं, कई लोग ओनली इक्विटी के साथ प्यार करते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, एसेट एलोकेशन को फॉलो करना है जिससे हमारी जर्नी, वेल्थ क्रिएशन जर्नी अच्छी हो। तो वो भी देखेंगे। एसेट एलोकेशन मीन्स इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल एसेट क्लास। उससे क्या फायदा होगा? एसेट एलोकेशन एक डाइवर्सिफिकेशन देगा इन डिफरेंट एसेट क्लास, और एसेट एलोकेशन ऐसी एसेट क्लास में करना चाहिए जिनका रिलेशन कोरिलेशन नेगेटिव। सपोज गोल्ड बढ़ता है उस टाइम पर इक्विटी डाउन होगा, ऐसा देखा हुआ है। तो जो नेगेटिव कोरिलेटेड एसेट क्लास है वो ही एसेट क्लास में हमें एसेट एलोकेशन का यूज करना चाहिए। नेगेटिव कोरिलेटेड एसेट क्लास के साथ हमें जाना चाहिए जिससे हमें ऑप्टिमम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिले। डिफरेंट एसेट कौन कौन सी है? इक्विटी, हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क मींस टेम्पररी आपको नेगेटिव नोशनल लॉस हो सकता है, बट जैसे जैसे टाइम आप दोगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, जो हमने पहले भी देखा, रियल रिटर्न इक्विटी में ज्यादा मिलता है। डेट एसेट क्लास लो रिटर्न लो रिस्क दिखाया, माइनस भी कई कंट्रीज में मिला है रियल रिटर्न, कई कंट्रीज में 2.42% रियल रिटर्न मिला है। रेशियो ऑफ एसेट क्लास, हमें कौन सी एसेट क्लास में कितना रेशियो लेना है, वो कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करेगा वो भी देख लेते हैं। आपका टाइम होराइजन, आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग गोल, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका पर्पस, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, कितने टाइम तक आपको इन्वेस्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका पर्टिकुलर एसेट का सिलेक्शन होगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। योर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन का मॉडल बनेगा, पोर्टफोलियो बनेगा। अबे एसेट एलोकेशन विदाउट रीबैलेंसिंग यूजलेस। आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा पर्टिकुलर एवरी 6 मंथ, एवरी ईयर। आपने जो भी फिक्स एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हो, 60% इक्विटी 40% डेट, तो एवरी ईयर आपको 60-40 का रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा, तो ही आप एसेट एलोकेशन का फायदा ले पाओगे। एसेट एलोकेशन से क्या फायदा होगा? आपका रिस्क कम होगा, स्मूथ जर्नी इन्वेस्टमेंट की मिलेगी, और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो आप बना पाओगे। तो उसका भी हम आगे देखेंगे क्या फायदा है। एक एसेट क्लास मूव इन साइकिल, एसेट क्लास का भी साइकिल होता है। सभी एसेट क्लास एक साथ ऊपर नहीं जाती, एक ऊपर जाएगी तो एक नीचे जाएगी, जो ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी उसके बोलते हैं हम नेगेटिव कोरिलेटेड एसेट क्लास। तो एसेट क्लास का हम डेटा देख लेते हैं। इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये डेटा 1990 से 2020 का लिया हुआ है, HDFC म्यूचुअल फंड की बुक से ही लिया हुआ है, ठीक है। 20 साल के फाइनेंशियल ईयर का, 1980 से मार्च 20 का। तो क्या क्या, इक्विटी में निफ्टी 50 लिया हुआ है, डेट में निफ्टी 10 लिया हुआ है। तो आप देखोगे 1990 में इक्विटी -3 था, तो डेट ने 13% लिया था, गोल्ड ने -2% दिया था। 2000 में इक्विटी ने 42% दिया रिटर्न दिया था, डेट ने 19% और गोल्ड ने 2%। तो एक कोई एसेट क्लास पर्टिकुलर टाइम पे अच्छा करेगी, कोई एसेट क्लास पर्टिकुलर टाइम पे बुरा करेगी। इसीलिए हमें एसेट एलोकेशन को फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ हो, हम सभी एसेट क्लास का फायदा ले सके और हमारा रिटर्न रिस्क रिड्यूस हो, हम एसेट एलोकेशन को फॉलो करेंगे तो। और हिस्टोरी, हमारा जो बायसनेस है, जो हम पर्टिकुलर टाइमिंग द मार्केट करना चाहते वो ना हो, उसके लिए हमने देखा कि हमें एसेट एलोकेशन जरूरी है। तो एसेट एलोकेशन आपको हेल्प करेगा, आपके पर्टिकुलर टाइमिंग द मार्केट वो नहीं करवाएगा, आप पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्टेड रहोगे, जिससे आप आपके गोल को अचीव कर पाओगे। अभी क्या है, पर्टिकुलर टाइम में आपको लगेगा, जैसे अभी के सिनारियो में आप बोलोगे मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में लगाया होता तो मुझे फायदा हो जाता, बट
आपको स्मूथ जर्नी चाहिए तो एसेट एलोकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अभी एसेट एलोकेशन क्यों फॉलो करना चाहिए, वो भी जो हमने देखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करते थे वॉरेन बफेट साहब, तो उन्होंने क्या बताया, वो भी एक रूल फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो ये जो दो लाइंस है ना, वो कैसे आप फॉलो कर पाओगे? एसेट एलोकेशन को फॉलो करेंगे ना तो अपने आप ये दो सेंटेंस को फॉलो कर लोगे वॉरेन बफेट साहब का। ठीक है, बाय एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन से फायदा क्या हुआ? तो एक स्टडी हुआ है 2005 में, जो भी रिटर्न बना है 91.5% यानी 92% रिटर्न जो बना है ना एसेट एलोकेशन की वजह से बना है। 5% ही सिक्योरिटी का सिलेक्शन है, 2% मार्केट टाइमिंग और अदर फैक्टर 2%। यानी एसेट एलोकेशन का जो फायदा उठाएगा वो वेल्दी बन पाएगा। ये डेटा, ये स्टडी शो कर रहा है। ठीक है, अभी एसेट एलोकेशन को सिंपल टर्म में हमें देखना है, समझना है। ये एक अच्छा सा वीडियो है, हमारे कोच धर्मेंद्र सर ने ये बनाया हुआ है, अच्छा सा वीडियो। उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी डेट और इक्विटी का एसेट एलोकेशन कैसे फॉलो करते हैं। She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Just leave me be. I'm not gonna. तो इन्वेस्ट अंडर गाइडेंस, क्योंकि आपको एसेट एलोकेशन को फॉलो करना है। तो आप लीगल की ईगल की कौन सी 6 मेंटालिटी को कैसे अचीव करोगे, वो क्या बताती है? ईगल प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग, लीव योर कंफर्ट जोन। उसका जो कंफर्ट जोन था वो लीव करता है। हमें भी हाँ वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमारा पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए कंफर्ट जोन है, वहां से निकलना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन का फॉलो करेंगे तो हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मिस्टेक नंबर 7, सेवेंथ मिस्टेक हम कौन सी करते हैं? मिसमैनेज कैश फ्लो। हम कैश फ्लो का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आप जब करते हो तो इसमें कैश फ्लो प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। वो कैश फ्लो आप प्लानिंग करोगे तो आपको कितना आपका सरप्लस है वो पता चल जाएगा। आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो और वो करेक्टिव एक्शन के बाद आपको जो भी गोल अचीव करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, वो कर पाओगे। पर्टिकुलर ये सारी सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे, ये सारे प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे तो आप अचीव कर पाते हो, आप वेल्थ क्रिएट कर ही पाओगे, श्योर है। अभी क्या हो रहा है, कई लोग ऐसे होते हैं इनकम रिच एसेट पुअर, उनके पास पैसा तो है बट एसेट क्रिएट नहीं कर पाते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। नो इमरजेंसी फंड, अनप्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग अभी के सिनारियो में ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि क्या है, ईएमआई एक बहुत अच्छा सा वर्ड आ गया है। ईएमआई पहले क्या था, सब लोग बोलते थे उधारी पे मिल रहा है, बट अभी उधारी का इन लोगों ने इतना अच्छा से मार्केटिंग कर लिया है ना, ईएमआई, इक्विटी मंथली, फैंसी वर्ड बन गया है। तो सबको लगे ईएमआई तो अच्छा है, बट ईएमआई अच्छा नहीं है। ईएमआई आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब के आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसे वो फॉलो करेंगे, कैश फ्लो आपको कैसे हेल्प करेगा, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। एसेट रिच इनकम पुअर, एसेट तो बहुत सारी क्रिएट कर ली है बट वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो आपको वो जानना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सही से करना पड़ेगा। कई लोगों के पास अभी कोविड के सिचुएशन में कई करोड़पति, कई अरबपति लोग थे, ठीक है, बट उन्होंने पर्टिकुलर एसेट क्लास में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया था, उन्होंने कैश फ्लो का प्लानिंग सही से नहीं किया था। तो कैश फ्लो प्लानिंग सही से नहीं किया था, उनकी पर मंथ 10-15 लाख की रिक्वायरमेंट थी, बट उनकी इनकम, उनका बिजनेस या जॉब कुछ भी हो वो बंद हो गया। तो कैश फ्लो का प्लानिंग सही नहीं था। तो ऐसा नहीं होगा उन्होंने 5-6 करोड़ का बंगला, 10 करोड़ का जमीन थी, उसका छोटा सा अमाउंट निकाल के बोले कि 15 लाख मिल जाएगा। सपोज मेरे पास 10 करोड़ का बंगलो है, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि एक रूम में निकाल देता हूँ
मुझे 15-20 लाख 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। तो हमें पर्टिकुलर हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है, ऐसी वेल्थ क्रिएट करनी है जब मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो जाए। ओन असेट्स बट नॉट गैदरिंग इनफ इनकम। कैश फ्लो यानी ऐसी हमें वेल्थ क्रिएट करनी है जब मुझे रिक्वायरमेंट हो वो मिल जाए। एसेट रिच इनकम रिच, तो एसेट रिच इनकम रिच ये पर्टिकुलर क्लास में हमें जाना है। एसेट रिच भी बनना है, इनकम रिच बनना है। तो वो आप कैसे करोगे? वेल प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, एंजॉइंग करंट फाइनेंशियल स्टेटस टू। ये कैसे आप कर पाओगे? आपको पता होगा मुझे क्या क्या अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, और उसके लिए आप काम करोगे तो ही एसेट रिच इनकम रिच बन पाओगे, जिससे आप आपकी अभी की लाइफ भी अच्छे से जी पाओगे और फ्यूचर की लाइफ भी अच्छे से जी पाओगे। तो उसके लिए हमें कैश फ्लो का सही से प्लान करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें 3 बकेट कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा जिससे हमें फायदा होगा। तो कौन कौन सी बकेट है? पहली बकेट है हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस को कैसे हम कैटर करेंगे? मेरी इनकम है उसका 30 to 40% ही हाउस होल्ड एक्सपेंस में जाना चाहिए। ठीक है। ईएमआई टू एक्वायरिंग असेट, मैं जो घर ले रहा हूँ, असेट क्रिएट कर रहा हूँ, ईएमआई पर असेट क्रिएट कर रहा हूँ तो अच्छा है, बट जो भी ईएमआई का अमाउंट है 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल गोल, मैंने जो बताया हमें जो भी ड्रीम्स और डिजायर अचीव करने वो मुझे पता होना चाहिए कौन सी टाइम में कितने पैसे चाहिए। वो गोल्स अचीव करने के लिए आपके पास 30 to 40% आपको आपकी इनकम का एलोकेट करना पड़ेगा, तो ही आप आपकी अभी की लाइफ अच्छे से जी पाओगे और फ्यूचर को भी अच्छे से जी पाओगे। तो ये फॉलो करोगे तो आप ईगल की कौन सी 7th मेंटालिटी, ईगल पोजेस वाइटलिटी। जब वो बूढ़ा होता है उस टाइम पर उसकी जो पंख होती है वो उसको साथ नहीं देती है, तो वो अपनी पंख को निकालता है, पंख निकल जाती है, फिर धीरे धीरे अपने आप पंख आती है, उस टाइम पर वो सही से फिर से फ्लाई करने लगता है। तो हमें जो भी पास्ट में सिखाया हुआ है वो भूल के ये 3 बकेट कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे तो आप सही मायने में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो ये 7 स्टेप्स जो मैंने बताए वो आप फॉलो करोगे तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन बन पाओगे। तो यही था, ये 7 मुझे बताना था आपको, सातों के सातों जो कॉन्सेप्ट थे वो मुझे बताने थे।